सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव पार्टी के नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाली इस मंथन बैठक में अखिलेश ने पार्टी नेताओं से लिखित सुझाव मांगा है। दरअसल कांग्रेस और सपा के बीच टकराव सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर ही नहीं बल्कि बीएसपी को लेकर भी है। अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि अगर समाजवादी पार्टी अलायंस पार्टनर है तो बीएसपी को अलायंस से दूर रखना होगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश है कि बीएसपी को भी साथ लाया जाए। ऐसे में कौन किसके साथ रहेगा, कौन अकेला पड़ जाएगा, ये कहना अभी मुश्किल लग रहा है। इस बीच मायावती ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और इसे दलित विरोधी पार्टी करार दे दिया। ऐसे में यूपी में क्या समीकरण बनेंगे और कैसे बात बनेगी, ये सब सुलझने से ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी वर्सेस बीएसपी की लड़ाई तो देखने को मिल रही है। बुआ भतीजे खुलकर एक दूसरे के बारे में बोलते हुए नजर आ रही हैं। मायावती तो एक बार फिर से गेस्ट हाउस कांड का जिक्र कर रही हैं और अपनी सुरक्षा की चिंता जता रही हैं। ये आरोप लगा रही हैं कि उन पर हमला किया जा सकता है। मायावती ने जो ट्वीट आज किए हैं के बाद एक कई, उस ट्वीट में मायावती ये साफ कह रही हैं कि वो पार्टी दफ्तर पर अब बैठक करने से भी डरती हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी उन पर हमला करवा सकती है। यानी ये तो साफ है कि मायावती और समाजवादी पार्टी के बीच में शायद कोई समीकरण नहीं बनेगा। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश क्या होगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। ये जो यूपी की दिलचस्प तस्वीरें हैं हर्षवर्धन जी, या दिलचस्प बयान एक दूसरे पर दिए जा रहे हैं, इससे हम क्या समझें, कौन किसके साथ, कौन किसके लिए फायदेमंद? देखिए, इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि आज की तारीख में मायावती जी को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि वो जहां खड़ी हैं अब उससे नीचे नहीं जा सकती। और खास करके जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें ये उनको बहुत अच्छे से पता चल गया। अभी उनको ये भी समझ में आ रहा है कि 2019 में जब वो साथ में लड़े तो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ा लाभ हुआ, 10 सांसद उनके चुनकर आए। लेकिन ओवरऑल कहें तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़ती शक्ति को रोकने में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। अब इसीलिए एक तरह से कहें कि वो कांग्रेस के ऊपर ये दबाव बना रही हैं कि गठजोड़ का एक जो बड़ा, एक जिसको कहते हैं ना कि लार्जर इंटरेस्ट में ये जो गठजोड़ है तैयार हो और उसमें यूपी को एक यूनिट के तौर पर देखा जाए। अखिलेश यादव क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश है, इस राज्य में जो कुछ तय करेगी वो समाजवादी पार्टी तय करेगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उनकी बात में ज्यादा दम है क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी ताकत है, उनके पास विपक्षी दल होने के नाते सबसे ज्यादा विधायक हैं, मत प्रतिशत उनके पास बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ये सब कहती हैं तो एक तो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहती हैं कि उनके पीछे खड़ा रहे क्योंकि उसमें निराशा बहुत है, उसको लगता है कि बहन जी एकदम से बैठ गई हैं। दूसरा, जो संघर्ष समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमीनी स्तर पर होता है, यानी इसको हम कहते हैं कि ग्राउंड पर कौन लड़ रहा है, तो सबसे ज्यादा उन्हीं के बीच में संघर्ष है। तो अपने उन कार्यकर्ताओं को चार्ज अप करने के लिए, तैयार करने के लिए भी एक कोशिश है। कल को अगर जिसको कहते हैं कि टेबल पर बैठेंगे तो शायद वो थोड़ा सा अपना रुख नरम करेंगे और कहेंगे, जैसे उन्होंने एक बयान दिया भी था कि राजनीति में सबको सबकी जरूरत पड़ती है। और कांशीराम जी तो कहा ही करते थे कि सत्ता का मतलब समझौता, और सत्ता के लिए बसपा का अगर हित बन रहा है तो समझौता करने में कोई बुराई नहीं। तो मायावती जी उसके लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आज की तारीख में वो अखिलेश यादव के सामने वो अपने आप को पैरेलल लीडर के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं। ऐसे में जब वो उस घटना का भी जिक्र कर रही हैं, जिस घटना को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर समाजवादी पार्टी पर रहती है, गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र अगर मायावती कर रही हैं राहुल जी, तो इससे वो क्या संदेश देना चाह रही हैं? एक तरफ दलित विरोधी बता रही हैं समाजवादी पार्टी को, दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा की चिंता जाहिर कर रही हैं और सुरक्षा की डिमांड कर रही हैं कि उन पर हमला हो सकता है। देखिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, 1992 में विवादित ढांचा जब गिराया गया उसके बाद कांशीराम और मुलायम सिंह यादव ये दोनों मिले और 1993 में जब चुनाव हुआ तो इन दोनों ने मिलकर, यानी बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। और उस चुनाव में जबकि पूरी लहर थी राम मंदिर की, उस चुनाव में उन्होंने बीजेपी को रोक दिया उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने से। तो एक बात यहाँ से साफ होती है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी जब साथ आते हैं तो एक बड़ी ताकत के तौर पर वो सामने आते हैं। पर इसमें एक और बात जो ध्यान देने लायक है कि 1995 में बीएसपी ने जो समाजवादी पार्टी है उसका साथ छोड़ के बीजेपी के साथ चली गई थी। तो यानी ये एक बात बहुत, उसके बाद बीजेपी से भी वो अलग हो गई थी। तो एक जो अखिलेश यादव बात करते हैं कि बीएसपी रिलायबल पार्टनर नहीं है किसी भी अलायंस में, तो ये बात जब बात आती है तो ये बिल्कुल सही बात आती है कि बीएसपी पे विश्वास करना एज ए पार्टनर बहुत अच्छी बात या बहुत ही
जिसे कहें कि पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में हमने लोकसभा चुनाव पिछले देखे तो लोकसभा चुनावों में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आए तो उसमें बीएसपी जो बिल्कुल हाशिए पे खड़ी थी वो 10 सीटें लोकसभा चुनाव में जीत गई। ऐसे में ये तो समझ आता है कि जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ आते हैं तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और कांग्रेस शायद इसी को सामने ला के देख रही है। कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो एक बड़ी ताकत के तौर पर वो सामने होंगे। लेकिन अगर ये चुनाव नहीं हो, जैसे कि अभी तक बातें आ रही हैं कि ये आपस में जो है समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जिस तरह का झगड़ा दिखाई दे रहा है, अगर ये साथ नहीं आते हैं तो कि मुझे लगता है इस गठबंधन का उत्तर प्रदेश में कोई भी संभावनाएं जो है मैं नहीं देखता। तो क्या कोई बदलाव की संभावना राहुल जी आप महसूस कर पा रहे हैं? जिस तरीके से बयान कांग्रेस के आए, अजय लल्लू का बयान सामने आया कि बीएसपी बहुत जरूरी है, ऐसा तो नहीं कि एंड मोमेंट पर पार्टनर बदले जा सकते हैं? देखिए, पार्टनर बदलने की कोई फायदा नहीं होगा। ये आप ये सोचे कांग्रेस और बीएसपी जाके एक ताकत उत्तर प्रदेश में बन जाएगी तो और वो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगता है वो एक दूसरे के, समाजवादी पार्टी और बीएसपी कांग्रेस के जो गठबंधन होगा आपस में ही वोट काट रहे होंगे तो भी बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये उत्तर प्रदेश में तभी संभावनाएं इस गठबंधन के लिए बनेगी जब ये तीनों पार्टनर्स एक साथ आएंगे, और ऐसे में जितनी जरूरत जो है वो कांग्रेस को इन दलों की है, या फिर ऐसे कहें समाजवादी पार्टी को जितनी जरूरत कांग्रेस की है, वैसे ही बीएसपी को भी समाजवादी पार्टी की जरूरत उतनी ही है। हम अगर उस तरह से देखेंगे तो बीएसपी की जरूरत ज्यादा है। अगर इन चुनावों में भी बीएसपी कुछ नहीं कर पाती है तो मैं ये कहने से गुरेज नहीं करता हूं कि उनका आधार पूरी तरह से हिल जाएगा, और हो सकता है कि उनकी जो दलित वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी में बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाए। तो मुझे लगता है कि बीएसपी के लिए भी ये एक अस्तित्व की लड़ाई है कि वो जो है अपने पार्टनर्स के साथ आए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आए, और एक मजबूत गठबंधन के तौर पर ये चुनाव लड़े। अखिलेश यादव अपनी ताकत को जानते हैं, अपने महत्व को जानते हैं, इसीलिए समीर जी वो अपने शर्तों पर गठबंधन करना चाहते हैं। एक तरफ मायावती को लेकर वो राजी नहीं है, जब जब मायावती को गठबंधन में शामिल करने की बात आती है अखिलेश यादव का कड़ा रुख, उनके नेताओं की बयानबाजी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जल्द से जल्द शीट शेयर कर लीजिए, जल्द से जल्द बता दीजिए कि क्या होगा चुनाव लड़ने का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में। देखिए, मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश अपनी ताकत को ज्यादा मानकर चल रहे हैं। जिनकी उतनी ताकत नहीं उससे ज्यादा वो आकलन लेकर चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि मायावती को एक साइड कर वो कांग्रेस से गठबंधन कर लेंगे, जयंत चौधरी से गठबंधन कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोक लेंगे। मुझे लगता है यह सरासर नादानी है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इस बात को जानते हैं कि जिस हिसाब से वहां पर योगी का काम है, प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री मोदी खुद उत्तर प्रदेश के वाराणसी सांसद है, जिस तरीके से 2019 के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर मोदी के रोक नहीं सकी, उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने वहां जीत हासिल करी है, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को जमीनी सच्चाई समझना चाहिए। बिना बहुजन समाज पार्टी के कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने में सफल नहीं होगा। मायावती भले सीट नहीं जीतेगी, लेकिन यह तय है कि वह कांग्रेस और सपा को कई सीटों पर हरा देगी। यह जमीनी सच्चाई है। और 12% का वोट बैंक अभी भी मायावती के साथ जुड़ा हुआ है, भले विधानसभा में उसको एक सीट मिली हुई हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव इस बात को समझना चाहिए। कांग्रेस इस बात को समझती है कि उसे अगर अमेठी और रायबरेली जीतना है या 1-2 सीटें और जीतना है तो बहुजन समाज पार्टी। बुआ ने इल्जाम लगाया अखिलेश यादव पर, भतीजे पर, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया है। वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा की इतनी चिंता है तो बीजेपी को लिखें चिट्ठी, बीजेपी बुलडोजर चलाने में माहिर है, बीजेपी से कहकर बुलडोजर चलवा दे, ये अखिलेश यादव ने कहा है। कम समय में ये पुल बना था जिसमें रेलवे, डिफेंस सबका एनओसी लेके बनाया था, और इसका उद्घाटन में सरकार के लोग थे ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी भी थे। अगर आपको याद हो, आदरणीय एनडी तिवारी जी उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी बहुत रुचि ले रहे थे कि जल्दी पुल बने। कभी कभी रात में वो देखने जाते थे। अगर पुराने पत्रकार साथियों को याद होगा तो बताओ ये किस किस को ब्लेम करेंगे? एनडी तिवारी जी को भी ब्लेम कर रहे हैं लोग। तो सर ये तो तुड़वा दे, सरकार बीजेपी से मिले हुए हैं, तुड़वा दे पुल को। किसने मना किया है? बीजेपी को चिट्ठी लिख देंगे पुल तुड़वा दो। देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें बुलडोजर चला करके तोड़ दें, और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है, हमें कोई उससे शिकायत नहीं।
तो अखिलेश यादव कन्विंस करना चाह रहे हैं, समीर जी अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, कि बीजेपी के साथ बीएसपी मिली हुई है। देखिए, मायावती जो जिस बात का जिक्र करी गेस्ट हाउस कांड का, उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। उत्तर प्रदेश के अंदर उस समय गठबंधन का दौर हुआ करता था। काशीराम और मुलायम की जो जुगलबंदी भी रही और बाद में जो दुश्मनी भी रही, उसके कारण ये सब हुआ था। अखिलेश यादव उस तरह की राजनीति नहीं करते और मायावती वो उस स्टेज में नहीं है कि समाजवादी को उस तरह की कोई दिक्कत आ सके, और ना अखिलेश यादव इस तरह का गेस्ट कांड रिपीट करने की पर्सनैलिटी रखते हैं। मुझे लग रहा है कि मायावती का यह अनावश्यक इस तरह का बयान देना, यह जरूर, लेकिन मायावती का यह बयान बताता है कि जब चुनाव के मुहाने पर जहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को मिलकर लड़कर बैठक करना चाहिए, चुनाव कैसे लड़ा जाए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसा रखा जाए, उस समय अगर मायावती का इस तरह का बयान अखिलेश पे आ रहा है और अखिलेश उसका बयान दे रहे, तो यह बताता है कि दोनों के बीच तलखी कितनी बढ़ चुकी है और अब लगभग यह नामुमकिन है कि दोनों के बीच किसी तरह का गठबंधन होगा। लेकिन यह बात दोनों भी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। क्या मायावती इस बार तय कर चुकी है कि मुझे अखिलेश यादव के साथ चुनाव नहीं लड़ना है, भले ही मैं अपनी सीटें हार जाऊं? मायावती के सांसद भी बात को लेकर चिंतित है कि हम जो 10 सांसद जीत के आए थे, एक को तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया है। वह भी इस बात को जानते हैं कि बिना गठबंधन में जाए वह फिर से जीत नहीं सकते, तो उनका प्रेशर भी मायावती के ऊपर होगा। कांग्रेस भी जानती है कि मायावती की क्या जमीनी स्तर पर ताकत है, उनको देना जरूरी है। अब ये तीनों कैसे इकट्ठे होते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को दोनों के बीच में समझौता कराना पड़ेगा और सीटों का बंटवारा करना पड़ेगा। अगर मायावती इस गठबंधन में शामिल नहीं होती है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 80 से 80 सीटें जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी 2-3 सीटों पर भले ही जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बहुत आसान होने जा रहा है। बिल्कुल, ये लोग आपस में उलझे रहे तो बीजेपी के लिए रास्ता और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजे की लड़ाई खुलकर सामने आ रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं, तो ऐसी एक अनएक्सपेक्टेड लड़ाई पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ओल्ड वर्सेस यंग ब्रिगेड की ये टकराहट बुआ बनाम भतीजे तक आ पहुंची है। खुलेआम बयानबाजियां हो रही हैं, पूरी पार्टी दो खेमे में बंट गई है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस की युवा ब्रिगेड का नेतृत्व करने वाला माना जाता है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अभिषेक बनर्जी को आड़े हाथों लिया। इसके बाद अभिषेक ममता से मिलने पहुंचे। ममता से लंबी बातचीत के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। अपनी पार्टी में अंदरूनी कलह की अफवाहों को खारिज करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी पुराने नेताओं और नए सदस्य दोनों के समर्थन के साथ ममता के नेतृत्व में एकजुट है। अभिषेक ने कार्यक्षमता पर उम्र के प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा कि उम्र के साथ उत्पादकता कम हो जाती है, लेकिन साफ किया कि अगर ममता बनर्जी की ओर से जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वो 2024 के चुनावों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अभिषेक ने डायमंड हार्बर में अपनी बात को फिर दोहराकर कई संकेत दे दिए। अभिषेक ने कहा कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जब मैं 36 साल का था तो मैंने नब्जवार आंदोलन का आयोजन किया था और 2 महीने तक सड़क पर रहा था। क्या मैं 70 साल का होने पर भी ऐसा कर पाऊंगा? मैं जीत गया, ये सच है। हमें इसका सामना करने की जरूरत है। तो ये जो खुलकर घर का झगड़ा बाहर सामने आ रहा है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये क्या चीज क्लियर कर रहा है कि अब ये लड़ाई ममता समर्थक वर्सेस अभिषेक समर्थक की होने वाली है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 2024 चुनाव के पहले ऐसा कुछ होगा। और देखिए, जिस तरह से पूरी की पूरी पार्टी फंसी हुई है, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ वो ईडी के मामले चल रहे हैं, जांच चल रही है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य अभी हमने देखा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार जिस तरह से फंसी हुई है, उसमें ये तो जिसको कहते हैं ना कि एकदम से कोढ़ में खाद जैसा मसला हो जाएगा कि पहले ही पार्टी बुरे हाल में है और ममता जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में कुछ हो। दूसरा, अभिषेक बनर्जी को ये बहुत अच्छे से पता है कि वो विरासत उन्हीं के पास आनी है। ममता बनर्जी और किसी को विरासत किसको देंगी? भतीजा ही उनके पास है। अब ये अलग बात है कि भतीजों का ट्रैक रिकॉर्ड भारत की राजनीति में बड़ा खतरनाक रहा है। वो देश के लगभग हर राज्य में भतीजों ने बड़ा खेल किया है। अब वो भतीजे, चाहे वो मुंह बोले भतीजे हों, चाहे वो सगे भतीजे हों, खेल तो वो करते हैं। लेकिन यहां उस तरह की स्थिति दिखती नहीं है। ये एक तरह से कहें, जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के नजदीक के लोग हैं, उनके बीच का संघर्ष मुझे ज्यादा दिखता है। वो लगता है कि वो अपनी सत्ता थोड़ा सा मजबूत करके रखना चाहते हैं, तो कोई अभिषेक के साथ खड़ा है, कोई ममता जी के साथ खड़ा है। लेकिन अभी भी पार्टी के सारे निर्णय अंतिम में तय होते हैं वो ममता बनर्जी के हाथ से तय होते हैं, और अभिषेक बनर्जी को उसे स्वीकार करना पड़ता है। विधानसभा चुनावों के पहले एक बहुत जबरदस्त अफवाह उड़ी थी, लगा कि अभिषेक बनर्जी आउट हो गए। करीब 15 दिनों तक अभिषेक बनर्जी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे थे, और उसके बाद फिर से वो आए और ममता बनर्जी ने पूरी पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वो चेंज किया,
फिर से उसी भूमिका में आ गए। तो मुझे लगता है कि ये उनके नजदीक के लोगों का अपनी वाली राजनीति मजबूत करने की कोशिश है। ममता और अभिषेक के बीच में इतना कोई बड़ा विवाद है या दरार है, ये मुझे नहीं लगता है। अगर सब कुछ दोनों के बीच में ठीक है राहुल जी, तो ऐसी नौबत क्यों आन पड़ रही है अभिषेक बनर्जी को कि उन्हें ये बताना पड़ रहा है कि जो उम्र दराज लोग नहीं कर सकते वो युवा लोग कर सकते हैं? ये जो उम्र का भेद अभिषेक खुलकर बता रहे हैं अपनी ही सीट से, फिर क्यों बता रहे हैं? देखिए, ये मामला शुरू हुआ था कुणाल घोष जो हैं, वो जो कि करीबी हैं अभिषेक बनर्जी के, उन्होंने एक पोस्टर में अभिषेक बनर्जी का फोटो ना होने का मामला उठाया था। उसमें फिर बाकी जो करीबी हैं ममता बनर्जी के, जैसे जो है सुदीप बंदोपाध्याय या सुब्रता बख्शी, ये सारे लोग कूद पड़े और फिर बयानबाजी हुई। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जो बंगाल की राजनीति है, पश्चिम बंगाल की, अभिषेक बनर्जी जो है वो ममता बनर्जी के बहुत ज़्यादा मतलब करीबी माने, मतलब ये तो बात है ही कि वो उनके रिश्तेदार, लेकिन बहुत ज़्यादा करीबी हैं, वो उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। मतलब किसी व्यक्ति पे अगर आप अपनी जानो माल के लिए डिपेंड करते हैं, अगर इस तरह से बोला जाए तो उस तरह से डिपेंडेंसी है। तो आप ये सोचना कि कोई अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ा कर देगा या ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कहीं खड़ी हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। जो टीएमसी की आगे की राजनीति है, जो भविष्य की राजनीति है, वो जो है अभिषेक बनर्जी ही आगे चलाएंगे और ममता बनर्जी उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं। ऐसे में इन लोगों के भीतर ये जो बातें होती हैं कि अपने आपको करीबी दिखाना किसी और नेता के, शायद इस कारण से ये ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और अभिषेक बनर्जी ने पहली बार नहीं कहा है, जो ओल्ड वर्सेस आप बात करते हैं, अभिषेक बनर्जी का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि एक उम्र के बाद नए लोगों को जगह देनी चाहिए, नए लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और इसी तरह से पार्टी आगे बढ़ती है। वो एक युवा नेता के तौर पर इन सारी बातों को करते हैं और युवाओं में अभिषेक बनर्जी का काफी ज्यादा जोर भी है और ये सारे लोग टीएमसी में मानते हैं। मुझे लगता है ये इतना बड़ा इशू बनेगा नहीं। यानी अभी कम से कम दो कैंप तो नहीं है, बुआ भतीजे दोनों अभी एक ही कैंप में नजर आ रहे हैं। हाँ, समर्थकों को लेकर जरूर ये टकराव की स्थिति हो सकती है। इसको थोड़ा सा फिर से क्लैरिफाई करें समझने के लिहाज से। कैंप है, दोनों के नजदीकी नेता बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जब हम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बात करते हैं, उनके बीच में संघर्ष नहीं, ये टॉप से संघर्ष नहीं है। हाँ। लेकिन उनके आसपास के लोग वो टिकट को लेकर, वो स्थानीय स्तर पर लेकर, वहां का जो क्लब कल्चर है, कमेटी कल्चर है, उसमें खूब संघर्ष कर रहे हैं। वहां जो लड़ाइयां भी हो रही वो भी खूब जमकर हो रही, इसमें कोई कमी नहीं है। ये तृणमूल कांग्रेस को भले नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल, बुआ और भतीजे एक साथ हैं। हाँ, समर्थकों का टकराव जरूर हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक कहानी कुर्सी की में ले रहे हैं, आगे बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने को है, पर इससे पहले पॉलिटिक्स किस तरह से हो रही है, राम के नाम पर कैसे हो रही है राजनीति, दोपहर 2:30 बजे कहानी